जय हिंद। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अंडाशय की संरचना के बारे में। अंडाशय की संरचना कैसी होती है और उसमें क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में। डेट मीन्स oogenesis के बारे में। oogenesis क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंडाशय की संरचना के बारे में। डेट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं कि ओवरी की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। अब दोस्तों, ये जो अंडाशय होता है वो पाया कहा जाता है। अंडाशय जो होता है वो पाया कहा जाता है। और ये अंडाशय होता क्या है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और आपको जो नोट्स चाहिए वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में इस वीडियो का, ठीक है। तो आप जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम अंडाशय की बात करें तो अंडाशय होता क्या है, अंडाशय क्या होता है, व्हाट इज अंडाशय। तो दोस्तों, जो अंडाशय होता है वो मादा जनन तंत्र का एक हिस्सा होता है। क्या होता है, मादा जनन तंत्र का एक हिस्सा होता है। मादा जनन तंत्र का एक हिस्सा होता है, का एक हिस्सा होता है। कैसे, अब ये जो अंडाशय होता है वो मादा जनन तंत्र में पाया जाता है, इसलिए ये जो अंडाशय है वो मादा जनन तंत्र का एक हिस्सा है। अब ये अंडाशय करता क्या है, ये अंडाशय जो है इसका कार्य क्या है, इसको जान लेते हैं। अब ये जो अंडाशय है इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होता है अंडाशय में। यहां पर आप चित्र में देख सकते हैं कि यहां से अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार से अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। और क्या होता है, अंडाशय से हार्मोन्स की श्रावण होती है, हार्मोन्स निकलते हैं। अब जो अंडाशय से हार्मोन्स निकलते हैं उसको कहते हैं मादा हार्मोन, यानी कि फीमेल हार्मोन। अब वो हार्मोन क्या है, उस हार्मोन का नाम क्या है। जो अंडाशय से हार्मोन्स निकलती है वो जो हार्मोन है, हार्मोन, अब ये जो हार्मोन है इसको हम कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन और एंड्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन व एंड्रो एंड्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन व एंड्रोजन के नाम के हार्मोन निकलते हैं अंडाशय से। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये करते क्या है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं वो एक मादा में उनके लक्षण को दर्शाते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन नामक जो हार्मोन्स होते हैं वो मादा में उनके लक्षणों को दर्शाते हैं। यानी कि मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म चक्र, और उनमें गर्भा अवधि की अवस्था को भी बताते हैं। गर्भा गर्भा अवधि की अवस्था को भी ये दर्शाते हैं। तो दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको चित्र बना करके समझा देता हूं कि अंडाशय जो होता है वो कहां पाया जाता है और किस प्रकार से अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं उसको भी बता दूंगा। और एक पॉइंट आप नोट कीजिए, एक पॉइंट आप नोट कीजिए। हालांकि मैंने उसको पिछले वीडियोस में बता दिया है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बता दिया है। अब वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां से कौन सा हार्मोन स्रावन होता है, वहां से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो दोस्तों, अगर हम मेल में बात करें यानी कि पुरुष में बात करें, पुरुष में जो हार्मोन्स पाया जाता है, हार्मोन, उस हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन उस हार्मोन्स का नाम है जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स होता है वो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलता है। ये टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है ये भी मेल में यौना अवस्था को दर्शाता है, यानी कि प्यूबर्टी को दर्शाता है। कि वो जो हार्मोन श्रावण होता है उससे पता चलता है कि कोई बच्चा है वो एडल्ट हो गया है, बड़ा हो गया है, उसमें बड़ों जैसी बदलाव आनी शुरू हो गई है। और ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन नामक हार्मोन्स होता है ये भी बताता है कि कोई लड़की है वो बड़ी हो गई है, उसमें बड़ों जैसे बदलाव आने शुरू हो गए हैं, उन्हें मासिक धर्म चक्र आना शुरू हो गया है, गर्भाशय के लिए अवधि को भी बताना ये शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मादा के अंडाशय से हार्मोन्स निकलते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन व एंड्रोजन। कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है कि मादा के अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए, तो आप वहां पर बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन नामक हार्मोन्स मादा के अंडाशय से निकलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पुरुष का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, नर जनन तंत्र जो होता है वहां से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो नर जनन तंत्र से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसकी अगर बात की जाए तो वो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन व टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन व टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्रावित होते हैं। तो दोस्तों हमने आपको कहा कि अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो मैं भी समझा देता हूं कहां पर ये अंडाशय पाया जाता है और किस प्रकार से इस अंडाशय से अंडाणु निकल करके निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। तो दोस्तों हमने एक वीडियो पढ़ा था, एक क्लास पढ़ा था, उसमें पढ़ा था मादा जनन तंत्र के बारे में। तो दोस्तों मादा जनन तंत्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। रफली मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। देखिए अब यहां पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम भी आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अंडाशय कौन सा है उसको जान लेते हैं। ये संरचना और ये संरचना दोनों अंडाशय है। अंडाशय, ठीक, दोनों अंडाशय हैं। दोस्तों अंडाशय जो होता है उसी को हम डिंब ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डिंब ग्रंथि। डिंब ग्रंथि, ठीक है, कहीं कहीं पर इसको डिंब ग्रंथि के नाम से भी लिखा जाता है। फिर उसके बाद ये आता है, ये जो संरचना है, ये जो नली की जैसी संरचना है इसको कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी, या फिर इसी को हम डिंब वाहिनी कह देते हैं। और ये जो बड़ा सा खाली सा स्थान है इसको हम कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय, और ये इस स्थान को हम कहते हैं योनि। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय क्या होता है? अंडाशय एक मादा का जनन तंत्र का हिस्सा है जो कि पीड़ू के नीचे दोनों तरफ पाया जाता है। इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी, यानी कि दो होती है। इसकी संख्या दो होती है, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। और कहां पाया जाता है? पेड़ू के नीचे पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है वो अंडाणुओं को रिलीज करना, यानी कि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है और कुछ हार्मोन्स भी इसमें स्रावित होते हैं। और उन हार्मोन्स का काम होता है एक मादा में उनके प्यूबर्टी एज को दर्शाना, यानी कि प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस को दर्शाना। आई होप दोस्तों आपको ये जो अंडाशय की संरचना है वो अच्छे से समझ में आ गई है। मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर को ज्वाइन कीजिए। वहां पर हर वीडियोस के नोट्स आपको
आसानी से मिल जाएंगे और कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंड जनन के बारे में। अंडाशय की संरचना तो कंप्लीट हो गई, अब हम बात कर लेते हैं अंड जनन के बारे में, यानी कि oogenesis के बारे में। oogenesis क्या होता है? व्हाट इज oogenesis? oogenesis की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया होती है। oogenesis की प्रक्रिया के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो हम बात करेंगे अंड जनन। तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, आप देख करके किसी भी वर्ड को आप देख करके बता देंगे कि इसके अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है अंड जनन। अंड जनन, अंड का मतलब क्या होता है? अंड को आप रिलेट कीजिए अंडाणु से, अंड को रिलेट कीजिए अंडाणु से, और जनन का रिलेट कीजिए निर्माण या फिर बनना। तो हम क्या कहेंगे? अंड जनन की प्रक्रिया में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, यानी कि oogenesis कहते हैं। दोस्तों यहां पर एक बात आप ध्यान कीजिए, जो अंडाणु होता है, अंडाणु यानी कि जो ओवम होता है, एग जो होता है, वो होता है मादा युग्मक। मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट होता है अंडाणु। और अगर हम नर युग्मक की बात कर ले, थोड़ी थोड़ी बातें आप नोट करते चलिए, मैं आपका रिवाइज भी इसी साथ करवा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर हम मेल की बात कर ले, मेल गैमेट, मेल गैमेट की बात कर ले, जो मेल गैमेट होता है वो होता है स्पर्म। क्या? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है वो होता है मेल गैमेट। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक इजाकुलेशन में, ठीक है, एक बार में मनुष्य के शरीर से 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है कि हर इंसान, हर वह पुरुष अपने स्पर्म के मामले में मिलियनर है, क्योंकि उसके शरीर में मिलियंस ऑफ नंबर्स में स्पर्म का निर्माण होता है और वो एक इजाकुलेशन में बाहर निकलता है। केवल एक इजाकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बाहर निकलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं अंड जनन यानी कि एक अंडाणु के निर्माण में। ठीक है, और हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में, जैसा कि हमने बात किया था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में भी। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स आप जरूर देखिए क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। ठीक है, क्लास चलते भी कोई पूछ सकता है और आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले आप इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं पर। चलिए दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं हम अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में। हमने जस्ट अभी आपको बताया कि जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे जो कि लोग बजाने के लिए और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है यानी कि जो oogenesis प्रोसेस होती है वो भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाती है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये अंड जनन की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। तो क्या कहेंगे, जो अंड जनन की प्रक्रिया है वो भ्रूण अवस्था में शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। और एक बात यहां पर आप ध्यान रखेंगे, लेकिन
जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, किसकी? शुक्र जनन, शुक्र जनन की प्रक्रिया किशोरा अवस्था में प्रारंभ होती है। कहां? किशोरा अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि शुक्राणुओं की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो प्यूबर्टी एज में होती है, और जो अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया है, अंड जनन की जो प्रोसेस होती है, वो भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाती है। माता के गर्भ में ही अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं जो अंड जनन की प्रक्रिया है वो भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से अंडाणुओं का निर्माण भ्रूण में नहीं हो पाता है, भ्रूण अवस्था में नहीं हो पाता है। अंडाणुओं का निर्माण, पूरी तरह से अंडाणुओं का निर्माण किशोरा अवस्था के अंतर्गत होता है, किशोरा अवस्था में ही होता है। लेकिन जो इसकी शुरुआत होती है वो भ्रूण अवस्था में ही हो जाती है। चलिए अब इस डायग्राम को हम समझते हैं, तो क्या है इस डायग्राम में और क्या मतलब है इस डायग्राम का, कोई फायदा भी है या फिर कुछ फालतू का ये पड़ा हुआ है, इस डायग्राम को भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो 3 भागों में होती है। कितने भागों में? 3 भागों में होती है। कौन कौन से 3 भाग हैं उसको भी जान लीजिए आप। पहला है मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज यानी कि गुणन अवस्था। दूसरा है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि अवस्था। और तीसरा है मैच्यूरेशन फेज यानी कि परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था। तो ये 3 चरणों में, इन 3 अवस्था में स्पर्म का भी निर्माण होता है और अंडाणु का भी निर्माण होता है। इन 3 अवस्था में, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज में। ठीक है, इन तीनों अवस्था में अंडाणु का निर्माण होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज के बारे में, यानी कि गुणन अवस्था के बारे में। तो दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक ये जो इतनी बड़ी संरचना है ये है मल्टीप्लीकेशन फेज की। तो लिख देते हैं यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन फेज। दोस्तों मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है? जो मल्टीप्लीकेशन फेज में पाया जाता है प्रीमेडियल जर्म सेल। एक प्रीमेडियल जर्म सेल होता है जिसमें होता है डिवीजन। वो डिवीजन जो होता है वो डिवीजन होता है समसूत्री, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जो प्रीमेडियल जर्म सेल होती है वो 2 बराबर कोशिकाओं में बढ़ जाती है। प्रीमेडियल जर्म सेल जो होता है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसमें पुनः से विभाजन होता है। यानी कि कई बार इसमें जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वो बारंबार चलती रहती है, यानी कि एक के बाद एक सीरियल क्रम से ये विभाजन की प्रक्रिया जो होती है वो चलती रहती है। किसमें? प्रीमेडियल जर्म सेल में। और विभाजन के बाद जो सेल बनता है, ठीक है, कई बार माइटोसिस डिवीजन के बाद जो सेल बनता है वो कहलाता है ऊगोनिया। क्या कहलाता है? ऊगोनिया। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, फीमेल में प्रीमेडियल जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बड़ी कोशिका का नाम क्या होगा? तो वहां पर सीधा सा आंसर होगा, नो बकवास, सीधा जवाब ऊगोनिया। ऊगोनिया जो होता है
वो प्रीनेडियल जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बनता है। तो यहां पर हमने 4 उगोनिया सेल्स को दिखाया है, लेकिन बनते तो बहुत से उगोनिया सेल हैं। तो दोस्तों इसी में से हम एक उगोनिया सेल को लेकर के आगे चलेंगे, एक उगोनिया सेल को लेकर के आगे चलेंगे। जो प्रोसेस एक उगोनिया सेल में होगा वही प्रोसेस सभी के सभी उगोनिया सेल में होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, दूसरा जो चरण है वो है ग्रोथ फेज। क्या है? ग्रोथ यानी कि वृद्धि अवस्था। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है वृद्धि अवस्था। तो दोस्तों जो वृद्धि अवस्था होती है उसमें जो उगोनिया सेल होती है वो अपने साइज में बड़ी हो जाती है, अपने आकार में बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर के बनाती है प्राइमरी oocyte। क्या बनाती है? प्राइमरी oocyte यानी कि प्राथमिक oocyte का निर्माण करती है एक उगोनिया सेल अपनी संरचना में, अपनी आकृति में बड़ी होकर के। अब दोस्तों ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। केवल इसमें डिवीजन होता है, केवल और केवल डिवीजन होता है, लेकिन जो सेल होता है उसका निर्माण नहीं होता है। सेल का निर्माण नहीं होता है और डिवीजन हो जाता है। और जो सेल का निर्माण होता है वो होता है आखिरी अवस्था में, यानी कि मैच्योरेशन फेज में, परिपक्व अवस्था में सेल का निर्माण होता है। लेकिन ग्रोथ फेज में केवल और केवल डिवीजन होता है, सेल का निर्माण नहीं होता है। तो दोस्तों ग्रोथ फेज में कौन सी कोशिका बनी? ग्रोथ फेज में जो कोशिका बनी वो है प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब चलिए तीसरे स्टेप के बारे में अगर बात करें तो तीसरा स्टेप, ये जो तीसरा चरण है, तीसरा अवस्था जो है इसको हम कहेंगे मैच्योरेशन, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, परिपक्व अवस्था। अब इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है उसमें डिवीजन जो ग्रोथ फेज में हुआ था, अब उसी डिवीजन के द्वारा मैच्योरेशन फेज में, मैच्योरेशन फेज में बनेगी 2 कोशिका, जिसमें से एक कोशिका बनाएगी सेकेंडरी oocyte और एक कोशिका फालतू का होगा, यानी कि वेस्ट होगा। और वो जो कोशिका होती है वो कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है? पोलर बॉडी फर्स्ट। अब दोस्तों यहां पर एक बात समझने के लायक है, वो बात आप समझिए। जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेता है आपका सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, न कि पोलर बॉडी। पोलर बॉडी जो होता है वो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो सेल होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte में स्पर्म प्रवेश करता है, जो शुक्राणु होता है वो प्रवेश करता है, तो उसका डिवीजन होता है जिसको कहते हैं मैच्योरेशन डिवीजन सेकेंड। मैच्योरेशन डिवीजन सेकेंड, मैच्योरेशन डिवीजन सेकेंड में जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा फिर से 2 कोशिका बनती है। सेकेंडरी oocyte जो होता है वो फिर से 2 कोशिकाओं में बट जाता है। एक कोशिका बनाती है पोलर बॉडी सेकेंड, यानी कि सेकेंडरी पोलर बॉडी, और दूसरी जो होती है वो कहलाती है ऊटीड। क्या कहलाती है? ऊटीड। अब ये जो दोस्तों ऊटीड होता है वही आगे चल करके ओवम का निर्माण करता है, ओवम का निर्माण करता है ऊटीड। और जो पोलर बॉडी होती है वो किसी काम की नहीं होती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात कर लें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।
देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो क्वेश्चन है नंबर एक, प्राइमरी oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम का निर्माण होता है? कौन सा क्वेश्चन है? एक प्राइमरी oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनते हैं? कितने ओवम बनते हैं? देखिए जल्दी से, ओवम बनते हैं एक प्राइमरी oocyte से। एक प्राइमरी oocyte दो कोशिकाओं में बटा, एक बना सेकेंडरी oocyte, एक बना पोलर बॉडी, फिर से सेकेंडरी oocyte दो कोशिकाओं में बटा, एक बना ओटिट, दूसरा बना पोलर सेकेंडरी बॉडी। तो उस ओटिट से एक ओवम का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर जो भी निर्माण हुआ केवल एक एक ही निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम का निर्माण होता है। दैट इज जो आंसर होगा वो होगा एक ओवम। एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम का निर्माण होता है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बजाने के लिए एग्जामिनर पूछता है वो है एक सेकेंडरी oocyte से, एक सेकेंडरी oocyte से कितने ओवम का निर्माण होगा? सेम वही प्रोसेस, सेम वही जवाब। तो यहां पर प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बना, एक सेकेंडरी oocyte से एक ओटिट बना और एक ओटिट से जाकर के एक ओवम बना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा एक ओवम। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेकेंडरी, एक सेकेंडरी oocyte से कितने ओवम बनते हैं? कितने ओवम बनते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है एक ओवम। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब आप दीजिए। 50 ओवम के लिए, 50 ओवम के लिए सेकेंडरी oocyte में कितनी बार विभाजन होगा? एक सेकेंडरी oocyte में 50 ओवम के लिए कितनी बार विभाजन होगा? फटाफट आप आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर। जस्ट हमने इन दोनों क्वेश्चंस में देखा, एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम का निर्माण होता है, एक सेकेंडरी oocyte से एक ओवम का निर्माण होता है। उसी प्रकार एक ओटिट से भी एक ओवम का निर्माण होगा। तो यहां पर जितनी भी ओवम बन रही है एक बॉडी से, एक प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte से एक ओवम बन रही है, तो हमें बनाना कितना है? 50 ओवम। एक सेकेंडरी oocyte से एक ओवम बन रहा है, तो यहां पर हम फटाक से मल्टीप्लाई करेंगे 50 गुणे 1 इक्वल टू 50 ओवम। ठीक है, और ये जो एक है ये है ओवम की संख्या, और 50 सेकेंडरी oocyte से, सेकेंडरी oocyte से 50 ओम का निर्माण होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, उसका आंसर आप बताइए। चार स्पर्म के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटिड की आवश्यकता होगी? चार स्पर्म के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स की आवश्यकता होगी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।